विज्ञापनों के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में। दोस्तों, विज्ञापनों से पहले हम बात कर रहे थे विश्व होम्योपैथिक दिवस के बारे में। आइए जानते हैं विश्व होम्योपैथिक दिवस के बारे में और विस्तार से। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता भारत का आध्यात्म, दर्शन, विज्ञान और होम्योपैथी। वार्ताकार हैं डॉक्टर उमेंद्र मणि त्रिपाठी जी। इस विषय पर आपसे बातचीत की है श्री संजय धर द्विवेदी जी ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। चलिए, ठीक है। श्रोताओं, भारत का अध्यात्म, दर्शन, विज्ञान से होम्योपैथी किस तरह से जुड़ा हुआ है। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है। इस पर इस चीज़ को जानना चाहेंगे हम, और हमारे साथ जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपलब्ध हैं डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी जी, जो कि वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, किस रूप में हुई, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। सभी सुधी श्रोताओं को विश्व होम्योपैथी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने प्रश्न किया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ से बहुत दूर जर्मनी में एक शहर है मेसेंस जी। आज से काफ़ी वर्ष पहले 1755 में 10 अप्रैल के दिन ही गॉटफ्राइड नाम के एक मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करने वाला गरीब परिवार था, और उसके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, तो उन्होंने बड़ी खुशी से उसका नाम हैनीमैन रखा। गरीब परिवार में प्राथमिक शिक्षा के बाद उसको एक शिक्षक ने जब देखा कि लड़का होनहार है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, तो उन्होंने उसकी किताब कापी से मदद भी की, और उसके पिता को भी प्रोत्साहित करते हैं कि इसको आगे जरूर पढ़ाना। शिक्षक मुलर के ही प्रेरणा के पश्चात उनके पिता जो गरीब थे, वो कुछ दे नहीं सकते थे अपने बच्चे को, लेकिन टीचर के कहने के बाद उन्होंने 20 थैलर, हम कह सकते हैं जैसे हमारे भारत में 20 पैसा चलता है, ऐसी मुद्रा दे करके उन्होंने अपने बेटे से कहा तुम जाओ और पढ़ाई करना, लेकिन बेटा जीवन में एक सीख मेरी याद रखना। उन्होंने बोला प्रूव ऑल, होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड। सभी चीज़ों का आप परीक्षण करने के बाद ही उसको स्वीकार करना, बिल्कुल उसको अपने आचरण में लाना। और जैसे भगवान राम के ने अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए जब वनवास गए, ऐसे ही डॉक्टर हैनीमैन को हम कह सकते हैं, जब वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए तो उनके पिता के जो वचन थे वो उनके कानों में गूंजा करते थे। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस समय तक जो चिकित्सा पद्धति थी बड़ी पीड़ादायी, से खून निकालना, नस काट करके खून निकाल लेना, ब्लड लेटिंग आदि तरीके की काट करके, दबा करके, तोड़ करके, इस तरीके की पीड़ादायी चिकित्सा पद्धतियाँ थी। तो वो करते तो रहते थे, उद्देश्य था मरीजों की सेवा करना, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हुए, और फिर उन्होंने उस पद्धति का त्याग कर दिया। संतुष्ट नहीं हुए तो फिर वो कई सारी, जब ट्यूशन दिया करते थे, जब वो पढ़ाई करते थे आजीविका निकालने के लिए, तो उन्होंने सोचा मैं वही वापस फिर से करूंगा। और लगभग 1 दर्जन देशी विदेशी भाषाओं के ज्ञाता थे, तो उन्होंने जर्मन से अंग्रेजी में कुछ पुस्तकों का अनुवाद शुरू किया। उसी क्रम में उनको एक पुस्तक मिली मैटेरिया मेडिका की, क्यूलन की मैटेरिया मेडिका थी, और उसमें एक पंक्ति पर वो ठिठक गए, रुके। उन्होंने पढ़ा कि सिनकोना के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थी। उन्होंने पढ़ा कि जो यह इसलिए मलेरिया को ठीक कर देती है क्योंकि ये मलेरिया पैदा कर सकती है। इन पंक्तियों पर डॉक्टर हैनीमैन ने अपने पिता की बात को याद किया, और उन्होंने सोचा इसका परीक्षण करना चाहिए। यदि यह सत्य है तो इसका परीक्षण होना चाहिए। और वो यही पंक्तियां उनको होम्योपैथी की तरफ लेकर आई। उन्होंने 1 अंश लेकर के और अपने ऊपर ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। मनुष्य पर दवा का प्रयोग विश्व में पहला ऐसा उदाहरण था जो हैनीमैन ने अपने ऊपर शुरू किया। इसके पहले भी इसके सिद्धांत रहे हैं लोगों ने, लेकिन इसका किसी ने प्रयोग नहीं किया था। हैनीमैन वो पहले व्यक्ति थे। फिर उसके बाद उनके अंदर देखा कि उन्होंने मलेरिया जैसे लक्षण पैदा हो गए, और इस प्रकार से ये सीधे, क्योंकि बात नहीं कही जा सकती थी, स्वास्थ्य से संबंधित विषय था, लगभग 6 वर्ष तक वो इस परीक्षण पर लगे रहे, अपने पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, मित्रों पर। और इसके बाद 1796 में जाकर के उन्होंने एक सिद्धांत बताया, जिसको बताया कि प्रकृति का ही चिकित्सा नियम यह है कि वीकर डायनेमिक फोर्स जो होगा वो डिजीज है, उससे अगर स्ट्रांगर डायनेमिक फोर्स उसमें शरीर में डाल दिया जाए तो एक नई बीमारी पैदा करेगा सिमिलर, और उसको बाहर कर देगा, समान अपने जैसे लक्षण वाले को बाहर कर देगा।
और इसी सिद्धांत पर आगे जाकर के होम्योपैथी का डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने सारे जो कुछ इन्होंने शोध किया था, समझा था, समझ पाया था, और उसको उन्होंने प्रकाशित किया। उसके 6 एडिशन प्रकाशित हुए। डॉक्टर साहब, ये तो होम्योपैथी के जनक थे कहते हैं शाह, और जर्मनी में थे। भारत में इसका विकास कैसे हुआ? जो इतना कुछ देखने को मिलता है भारत में, वो यहाँ कैसे आया, कैसे विकसित हुआ? देखिए, इसके जन्म के साथ ही जब इन्होंने उसके बारे में सोचा, तो आप समझो कि कोई चिकित्सक इसके पहले भी सोच सकता था, लेकिन ऐसा दृष्टिकोण इनके अंदर था जो भारत से मिलता जुलता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इन्होंने क्यों सोचा होगा कि इसको स्वयं पर परीक्षण करना चाहिए? तो इनके दिमाग में ये प्रश्न आया, अगर हम चूहे पर, जानवर पर, किसी अन्य पर परीक्षण करते हैं तो वो हमको अपने मन की अनुभूति, अपनी पीड़ा तो नहीं बता सकता, वो कैसा महसूस कर रहा है। हम प्रयोगशाला में किया हुआ प्रयोग देख करके केवल ऐसा हो रहा है उसका परिणाम ही देख पाते हैं। रोग को भी डॉक्टर हैनीमैन परिणाम बोलते थे कि किसी क्रिया का परिणाम है। वो क्रिया क्या है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे हम लोग आकाशवाणी में आज चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, कल ये प्रकाशित होगी और इसको प्रसारित होगी और इसको लोग सुनेंगे। पहले कभी कंस को आकाशवाणी हुई और उसने अपने बहन को जेल में डाल दिया। कभी आपने देखा कि संजय दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। कभी ये कल्पनाएं थी, आज ये विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकृति में चमत्कार कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही डॉक्टर हैनीमैन ने जब देखा तो उन्होंने सबसे पहले प्रूविंग की, और सिमिलर लॉ ऑफ सिमिलर मतलब समम समय समयत। आयुर्वेद में हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, समम समय समयत या विषस्य विषम औषधम, और वैसा ही सूत्र इनको मिला। फिर उसके बाद आगे जाकर इन्होंने सोचा कि कैसे मेडिसिन का अच्छे से अच्छा प्रयोग हमको मिल सकता है, उसकी शक्ति कैसे बढ़ सकती है और बीमारी को दूर किया कैसे हो सकती है। तो अपने यहाँ आयुर्वेद में मर्दनम गुणवर्धनम का एक सिद्धांत मिलता है, जिसमें सक्शन और ट्राइचुएशन। ऐसे ही होम्योपैथी में सक्शन और ट्राइचुएशन, ये पोटेंटाइजेशन उसको बोला गया, शक्तिकरण का सिद्धांत, जिससे विष या निष्क्रिय पदार्थों को भी शक्ति बढ़ा दी जाती है। उनके जीवन काल में भी वैज्ञानिक है नहीं है इस प्रकार के प्रतिबंध लगे, तमाम उनको यातनाएं, प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद 1832 के आसपास भारत में एक राजा हुआ करते थे, रणजीत सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह। उनको फेशियल पैरालिसिस था। तो एक डॉक्टर होंजिन बर्गर थे, वो आए इंडिया में और उन्होंने उनको डलका मारा नाम की एक औषधि दी, उनका फेशियल पैरालिसिस ठीक। इस प्रकार से भारत में इसका पदार्पण हुआ। तो लोगों ने फिर इस पर अध्ययन करना शुरू किया यहाँ के कि ये ठीक हो सकता है। पहले फ्री में बांटते थे दवाई गरीबों के लिए, तो इसको गरीबों की पैथी कहते थे, मीठी दाने की गोली। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब इससे लगाव, जैसे बोनसाई में पौधे लगा दीजिए गमले में तो वो पूरा फल नहीं दे सकता। लेकिन भारत में होम्योपैथी क्यों विकसित हुई? क्योंकि यहाँ के अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। यहाँ शरीर को शरीर न मान करके आत्मा माना जाता है। और स्वास्थ्य में 4 आयाम होम्योपैथी में पहली बार जुड़ा, स्पिरिचुअल आयाम। लाइफ कि शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अपने यहाँ मानते हैं। ऐसा ही होम्योपैथी में मानता है कि जो वाइटल फोर्स है, जिसको प्राण हम लोग कहते हैं अपने यहाँ, उसको इन्होंने वाइटल फोर्स बोला। और उसी के प्लेन पर दवाएं जब काम करती हैं तो वो उसको ठीक कर पाता है। उसमें जो न्यूनता आती है, जिसको हम लोग प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं कई बार, जब उसमें न्यूनता आती है तो बीमारी हो सकती है। बैक्टीरिया या वायरस बाहर से तब आकर के उस पर असर करता है। ये इसका मूल सिद्धांत था और अपने यहाँ आयुर्वेद में भी इसी का जिक्र मिलता है। यही कारण था कि भारत में इसका विकास जो है वो तेजी से हुआ। इस समय तो भारत में इसका विकास बहुत बड़े स्तर पर है जी। और हम देखने में आता है कि बहुत सारे लोग होम्योपैथी पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको चमत्कार मानते हैं, कुछ अंधविश्वास मानते हैं, कुछ अवैज्ञानिक मानते हैं। आप डॉक्टर हैं इसके, आपको क्या लगता है कि क्या ये चमत्कार है या इसमें वैज्ञानिकता भी है? मैं 2-3 बिंदु और आपको आध्यात्म से जुड़े हुए देख करके इसके वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ूंगा। अपने यहाँ सुंदरकांड पढ़ते हैं लोग, रामचरितमानस, उसमें एक उत्तरकांड है। गोस्वामी तुलसीदास यानी यहाँ का जो दर्शन था भारत का, उसने विज्ञान को कैसे दिशा दी है, उस विषय में आप जब उत्तरकांड पढ़ेंगे तो उसमें काकभूषण का एक संदर्भ आता है। उनसे कहा गया, उनसे संतों ने पूछा कि मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया, कई सारी चौपाइयां हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजय बहुसूला, और विषय कुपथ पाय अंकुरे, मुनि हृदय नर लाग बापुरे, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, जन्महि सत्य सन्यपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ,
ऐसे ही उन्होंने बताया कि ममता दादु कंड हर्षाई हृदय विषाद गहत गरह प्रभुताई, यानी वात पित्त कफ की यहाँ पर चर्चा उसके समानांतर की गई है। और अपने यहाँ वात पित्त कफ में पंच तत्व मिल बिरना शरीरा बताया गया। हाँ बिल्कुल। तो पंच तत्वों में वायु और आकाश, इन दोनों को मिलकर वात बना और उसी को होम्योपैथी में सोरा बोला गया। ये बहुत तेजी से होने वाले रोग हैं। ऐसे ही धरती और जल मिलकर के बनता है कफ, जो सीने में जलन पैदा करता है और जगड़न पैदा करता है। क्रोध ये पित्त है। तो इसके बाद इन्हीं ये प्रवृत्तियां जिस व्यक्ति में होंगी वैसे ही लक्षण पैदा होंगे। अपने यहाँ ज्योतिष में देखिए लोग बता देते हैं आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा, भविष्य में आपको आने वाली बीमारियां ऐसी होंगी। ये संकेत था विज्ञान को। अगर गणनाएं वैसी की वैसी ना होती, हम लोग आज इस पर भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर ग्रहों के द्वारा औषधियां, हम प्रकृति का प्रत्येक घटक नियंत्रित होता है तो औषधियों पर भी उसका असर पड़ता होगा। बिल्कुल। तो हम औषधियों को यदि उस समय काल में प्रयोग करके देखें तो निश्चित रूप से उनका व्यापक प्रयोग हमको और व्यापक असर प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये आध्यात्म की दृष्टि है। और जहां तक रहे वैज्ञानिकता की बात, जैसे हम लोग इस प्रकाश की स्थिति में हैं, तो लाइट कैसे बनी, प्रकाश कैसे फैल रहा है, ध्वनि कैसे हमारी प्रसारित हो रही होगी, यहां से ध्वनि जाएगी और फिर किसी रेडियो पर बजेगी। आज हम टीवी पर देखते हैं, टीवी पर हमें चलचित्र दिखाई पड़ रहा है। तो ये अगर विज्ञान है। आपने सुना कि सुंदरकांड में जय गिर चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया। हनुमान जी आगे जितना बल लगाकर उछलते हैं लंका की तरफ, जिस पर्वत से कूद रहे होते हैं वो पर्वत पाताल में चला जाता है। ये विज्ञान। हनुमान चालीसा में देखिए सूर्य को नापने की पृथ्वी से की दूरी। तो ऐसे ही भौतिक विज्ञान के जितने भी ऊर्जा है, चुंबकत्व है, जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे समझेंगे इस बात को। चुंबकत्व है, ऊर्जा है, ध्वनि है, तरंग है। उन पर एक वैज्ञानिक थी अलेक्जेंड्रा डेलनिक, और उन्होंने होम्योपैथिक औषधियों को मापा। और थे लॉ मॉन्टेग्नियर, उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक औषधियों में तत्व होता है, इस पर और शोध होना चाहिए। और एक जूलियन हक्सले, जिन्होंने भारतीय अध्यात्म को भविष्य का विज्ञान बताया था, आधारशिला बताया था, उन्हीं के एक सहयोगी डॉक्टर जैक वेन वेस्टी, उन्होंने तो यह तक बताया कि जल में विलयित पदार्थों की स्मृति हमेशा विज्ञान रहती है, विद्या जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो मानते हैं कि जहाँ पर्वतों से आती है तो वो औषधियों को अपने साथ औषधि गुणों को लेकर आता है, जल में विद्यमान विलयित रहता है। मंत्र हमारे यहाँ जल में फूंक कर बोले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वो तरंग है, E = mc²। अगर एक चम्मच नमक आप समुद्र में डाल दें तो क्या वो और उसकी गणना करना शुरू करें तो हमारी गणना इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमको कहीं हमारी गिनती की सीमा है। हाँ। लेकिन वो नमक जो द्रव्यमान था, बिल्कुल सी वो तो विद्यमान है। ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि भारत का अध्यात्म, दर्शन, विज्ञान और होम्योपैथी से पूरी तरह जो है जुड़ा हुआ है, होम्योपैथी उससे। और आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने विश्व होम्योपैथी दिवस पर उसके वैज्ञानिकता के संबंध में, चमत्कार के संबंध में, उसकी उत्पत्ति के संबंध में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में बुलाने के लिए आप सभी का आभार, और श्रोताओं को पुनः एक बार विश्व होम्योपैथी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के दीर्घायु जीवन और आरोग्यमय जीवन की मंगल कामनाएं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी की वार्ता। विषय था भारत का आध्यात्म, दर्शन, विज्ञान और होम्योपैथी। इस विषय पर आपसे बातचीत की थी श्री संजय धर द्विवेदी ने। और आइए अब चलते चलते एक नजर